शिब्बन एक ऐसी दुनिया में रहती थी जो डेटा और अवलोकन से भरी हुई थी। एक समुद्री जीव विज्ञान की छात्रा के तौर पर उसकी रुचि गहरे समंदर में थी। उसे सबसे ज्यादा सुकून रिसर्च में मिलता था। वो शांत और एकाग्र स्वभाव की थी, जिसे सामाजिक आयोजनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब बाकी लोग किसी कंपनी पार्टी का इंतजार करते, वो पहले ही अपने अगले अभियान की तैयारी में लग जाती। इस बार उसका मिशन था एक मछली पकड़ने वाली नाव पर हफ्ते भर की यात्रा। जैसे ही वो पुराने और जर्जर डेक पर चढ़ी, उसे एहसास हुआ कि वो एक अकादमिक बाहरी थी, जो 6 लोगों की एक करीबी टीम में शामिल हुई थी। नाव का नेतृत्व कप्तान जेरार्ड और उसकी पत्नी फ्रेया कर रहे थे। इंजीनियर उमेद एक और क्रू मेंबर के साथ इंजन की जांच में व्यस्त था। जल्दी ही शिब्बन को समझ में आ गया कि इस यात्रा की असलियत क्या है। पाइतिता पूरे दल के लिए केवल 4 छोटे बंक थे। सबको शिफ्ट में सोना होगा। हर किसी को केवल 2 घंटे की नींद मिल सकेगी। उसका वैज्ञानिक दिमाग तुरंत खतरे को भांप गया। इतनी कम नींद में इंसान गलतियां कर सकता है और वो सबकी जान को जोखिम में डाल सकता है। मगर जब उसने बाकी लोगों के थके लेकिन दृढ़ चेहरे देखे, तो उसे समझ में आया कि यही एकमात्र रास्ता है। वो एक निषिद्ध क्षेत्र, एक्सक्लूजन जोन, शुतोन की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसा समुद्री इलाका जहां किसी भी जहाज को जाने की अनुमति नहीं थी, मगर मछलियों के लालच में उन्होंने ये खतरा छुपाया। क्रू को बिना बताए उन्होंने उस झोन में घुसने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें समंदर की अनछुई गहराइयों में बड़ी मछलियां मिलेंगी। रात को जब सब सो रहे थे, शिब्बन को नींद नहीं आई। वो डेक के सबसे ऊंचे हिस्से पर गई, जहां ठंडी समुद्री हवा चल रही थी। वहां उसे फ्रेया मिली, जो समंदर की तरफ एकटक देख रही थी। फ्रेया ने उसे एक रहस्यमयी लोक कथा सुनाई। एक लड़की जिसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को समंदर में खो दिया था। गम में डूबी वो लड़की खुद समंदर में चली गई, उस दोस्त के पास पहुंचने के लिए। फ्रेया ने चमकती सतह की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि वो चमकती रोशनी उस लड़की के सुनहरे बाल हैं, जो अब सागर का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह की शुरुआत हुई एक अजीब झटके से। नाव अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य और विशाल चीज से टकरा गई हो। ओमिद इंजन रूम की तरफ भागा और देखा कि नाव का निचला हिस्सा नीले हरे चमकते पदार्थ की चिपचिपी लतों में फंसा हुआ है। शिब्बन ने वैज्ञानिक जिज्ञासा से उसका सैंपल लिया, मगर उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। फ्रेया ने पुष्टि की, अब वो पूरी तरह एक्सक्लूजन जोन के अंदर थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कप्तान जेरार्ड ने शिब्बन से कहा कि वो डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाकर पता लगाए कि क्या चीज उन्हें पकड़े हुए है। समंदर के अंधेरे में उतरते ही एक अद्भुत लेकिन डरावना दृश्य सामने आया। चमकते जैविक टेंटकल, जो किसी पेड़ के तनों जितने मोटे थे, नाव को जकड़े हुए थे। मगर डर की बजाय जेरार्ड की आंखों में लालच था। उसे लगा जैसे कोई अनोखी प्रजाति मिल गई हो, जिसे पकड़कर वो अमीर बन सकता है। वो खुद जाल लेकर समंदर में कूद गया, मगर वो जीव बेहद ताकतवर था। इसी संघर्ष में एक युवा क्रू सदस्य जॉनी की उंगली रस्सी में फंसकर बुरी तरह घायल हो गई। और फिर शिब्बन ने देखा, वही नीला हरा चिपचिपा पदार्थ उसके जख्म में समा रहा था। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। अब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। तभी उन्हें एक और जहाज दिखा। सब भागे मदद के लिए, मगर जब वो जहाज पर पहुंचे, वहां का नजारा खौफनाक था। पूरा क्रू मरा पड़ा था, आंखें गायब और चेहरे बिगड़े हुए। जेरार्ड ने इसे सी फीवर, समुद्री बुखार बताया, और शिब्बन को किसी और वजह की बात करने से मना कर दिया। जब वो वापस अपनी नाव पर आए, वो विशाल जीव गायब था।
जेरार्ड ने कहा, अब हम मछली पकड़ सकते हैं। फ्रेया ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं माना। शिब्बन ने जॉनी में बदलाव देखे। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। जब कप्तान ने देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। सबने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद जॉनी की आंखों में जलन ने भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखें फट गईं। सभी को समझ में आ गया, संक्रमण शुरू हो चुका है। सौदी नामक इंजीनियर नहा रहा था। सबने दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर उसने मजाक समझकर अनदेखा किया। जैसे ही वो बाहर आया, एक परजीवी उस पर झपट पड़ा। शिब्बन और ओमिद ने पानी का फिल्टर चेक किया। पूरी नाव में परजीवी फैल चुका था। सुबह उन्होंने जॉनी का अंतिम संस्कार किया। तभी शिब्बन को एक और परजीवी मिला। उसने उसे माइक्रोस्कोप में देखा। यूवी लाइट भी उस पर असर नहीं कर रही थी। शिब्बन ने एक आखिरी योजना बनाई। अगर वो पूरी नाव में बिजली दौड़ाएं, जाएं, तो शायद पानी में फैले परजीवी मर जाएं। फ्रेया डर गई। इंजन जल सकता था। फिर सौदी की भी मौत हो गई। एक और शव समंदर को सौंप दिया गया। शिब्बन ने कहा कि सबको 36 घंटे आइसोलेशन में रहना होगा। कोई नहीं माना। तो उसने प्रोपेलर में रस्सी फंसा दी, जिससे नाव रुक गई। अब सबने जांच करवाई। सबकी आंखें ठीक थीं, सिवाय एक के। फ्रेया ने जेरार्ड की आंखों में देखा। वो संक्रमित था। उसने माना कि उसने जानबूझकर सबको इस झुंड में घसीटा था, पैसे की लालच में। अब डर और गुस्से में क्रू की एक महिला सदस्य सियारा शिब्बन पर हमला करती है। जेरार्ड की भी मौत हो जाती है। फ्रेया पूरी तरह टूट चुकी थी। ओमिद ने उसे समझाया, मगर वो छोटी नाव लेकर अकेले समुद्र में निकल गई, अपनी किस्मत को गले लगाने। अब केवल शिब्बन और ओमिद बचे थे। उन्होंने तय किया, पानी की टंकी को गर्म करके परजीवियों को खत्म करेंगे। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचे, हकीकत सामने आई। परजीवी सिर्फ पानी में नहीं थे, वो लकड़ी के फर्श को भी खा रहे थे। समंदर अब नाव के अंदर घुसने लगा था। नाव डूब रही थी। एक आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने डेक पर आग जला दी, ताकि कोई जहाज देख सके। मगर तभी एक छोटा परजीवी शिब्बन को काट लेता है। वो जानती थी, अब वो संक्रमित है। अब वो किसी को संक्रमित नहीं कर सकती। ओमिद को बचाने के लिए और दुनिया को संक्रमण से बचाने के लिए उसने खुद को समंदर में झोंक दिया। अब ओमिद अकेला रह गया। वो छोटी नाव पर चुपचाप समंदर में बह रहा था, एकमात्र जीवित इंसान, इस उम्मीद में कि कोई उनकी आग का धुआं देखे और मदद आए।